बच्चों देखिए, लॉकडाउन की स्थिति है, क्लासेस लगभग बंद हैं, परीक्षा होगी ही, आपकी पढ़ाई करनी ही है। क्लास में आपके सामने मैं अपनी बात, अपना लेक्चर नहीं दे पा रहा हूँ, ये मुझे कष्ट है, लेकिन आपकी शिक्षा अबाधित रहे, आपकी शिक्षा चलती रहे, ये मेरी इच्छा है, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिवार की भी इच्छा है। तो मैंने ये तय किया कि वीडियो बना करके मैं विश्वविद्यालय को विभिन्न चैप्टरों में संक्षिप्त वीडियो दूं। उस वीडियो के आधार पर अपना नोट्स तैयार करें, उसको और व्याख्यायित करें, उसको आगे बढ़ाएं। हम मूल मोटे तौर पर आपको चीज़ों को बता देना चाहते हैं और ये वीडियो मेरा लगातार अपलोड विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर होता रहेगा, जिससे आपको असुविधा ना हो। हमको जो आपको एमए के विद्यार्थी हैं, आप एमए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, आपका एक पेपर है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब सामाजिक आधुनिक भारत का सामाजिक राजनीतिक चिंतन। अब ये सवाल है कि सामाजिक और राजनीतिक चिंतन आधुनिक भारत का क्या है, इसको समझना जरूरी है। भारत का सामाजिक राजनीतिक चिंतन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ने भारत को स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ाया। इसी सामाजिक राजनीतिक चिंतन से गांधी का आविर्भाव हुआ, इसी सामाजिक राजनीतिक चिंतन से विवेकानंद का आविर्भाव हुआ, इसी सामाजिक राजनीतिक चिंतन से राजा राम मोहन राय का आविर्भाव हुआ, इसी सामाजिक राजनीतिक चिंतन से तमाम भारतीय राजनीतिक चिंतकों का आविर्भाव हुआ। ये भारतीय राजनीतिक चिंतन उस तरह के राजनीतिक चिंतन नहीं है जिस तरह से आप प्लेटो को जानते हैं, जिस तरह से आप अरस्तू को जानते हैं, जिस तरह से आप हाक्स लॉ रूसो को जानते हैं, जिस तरह से आप मैकियावेली को जानते हैं। दरअसल भारत का जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन है, वह राजनीतिक चिंतन समाज से जुड़ा हुआ है। भारत में ये मान्यता रही है कि जो भी राजनीतिक चिंतन हो समाज के लिए हो। राजनीति एक साधन रहे, साध्य क्या रहे? सिर्फ और सिर्फ समाज रहे। समाज के अंदर क्या साध्य रहे? सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति रहे। मतलब व्यक्ति के कल्याण के लिए जो भी राजनीतिक चिंतन निकलता है, जो भी राजनीतिक चिंतन दिशा निर्देश देता है, वह सब भारत का सामाजिक राजनीतिक चिंतन है। तो भारत का सामाजिक राजनीतिक चिंतन गुलामी काल से शुरू होता है। आपको पता है कि 400 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिशों ने हमारे देश पर राज्य किया। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता का हनन किया, उन्होंने हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया। हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक परिवेश पर उनका प्रभाव पड़ा और उसका प्रभाव का परिणाम हुआ कि जो परंपरागत भारतीय समाज था, जो परंपरागत भारतीय रूप था, वह परंपरागत रूप का प्रभाव का अमलगेशन हुआ, मिश्रण हुआ। अब भारतीय जो मौलिक समाज था, जिसको वैदिक समाज आप कहते हैं, जिसको प्राचीन भारतीय समाज कहते हैं, उस समाज में पश्चिमी विचारों का, पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था का उसमें मिश्रण हुआ। तो इस मिश्रण का परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब आए तो उन्होंने ज्ञान के आधार पर अकादमी रूप से भारत को चुनौती दी कि भारत के लोग आज भी आदिम अवस्था में जी रहे हैं। भारत के लोगों में ज्ञान की कोई ऐसी आधुनिक ज्ञान की परंपरा नहीं है। भारत के पास राजनीतिक चिंतन नाम की कोई चीज नहीं है। भारत में को संवैधानिक लोकतांत्रिक परिवेश को समझने की क्षमता नहीं है। ये भारतीयों को बुरा लगा। हमारे पास सामाजिक राजनीतिक चिंतन था, हमारे पास लोकतांत्रिक मान्यताएं थी, हमारे पास राजनीतिक मूल्य थे। प्राचीन भारत के जो राजनीतिक मूल्य हैं, उस राजनीतिक मूल्य से हमारा भारत रचा बसा था। इसको ये कहने में कोई, लेकिन इस चुनौती को तर्कसंगत ढंग से स्वीकार करना ये महत्वपूर्ण था। तो उस समय एक पुनर्जागरण का काल आया स्वतंत्रता संग्राम में। उस पुनर्जागरण के काल में हमारे भारतीयों ने सोचा कि पश्चिम को जवाब देना चाहिए, पश्चिम को ज्ञानिक अकादमिक रूप से जवाब देना चाहिए। और उन्होंने ऐसी अनेक किताबें लिखी, अनेक किताबें लिख करके उन्होंने पश्चिम के चिंतन परंपरा को जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ राज्य की परंपरा थी, हमारे यहाँ समाज की परंपरा थी, हमारे यहाँ व्यवस्था की परंपरा थी, हमारे यहाँ सुशासन की व्यवस्था थी, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था की परंपरा थी, हमारे यहाँ सेना की परंपरा थी। ये सारी परंपरा जिसके आधार पर पश्चिम अपने आप को आधुनिक कहता है, वो हमारे यहाँ थी। पर हुआ ये कि हम अब अपनी परंपराओं से कट गए, हम पराधीन हो गए। हम वर्षों से मुगलों के शासन में रहे, हम वर्षों से अंग्रेजों के शासन में रहे। मुगलों के शासन में आने के बाद जो हमारा उत्कर्ष था, हमारा तो ज्ञान की मेधा शक्ति थी, वो दब गई। हम अपनी सोचने की परंपरा हमने शुरू की। उसी में तुलसीदास का जन्म होता है, उसी में कबीर का जन्म होता है, उसी में सूर्य का जन्म होता है। इन लोगों ने देश को जागृत करने का प्रयास किया, लेकिन आध्यात्मिक ढंग से किया। जो आधुनिक भारत का पुनर्जागरण है, उसका मूल कारण यह था कि भारत में अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा, भाषा का प्रभाव पड़ा।
उस समय भारत में संस्कृत निष्ठ भाषा बोली जाती थी, हिंदी भाषा का प्रभाव था, उर्दू निष्ठ भाषा का प्रभाव था, उर्दू संस्कृत हिंदी सब अमेरिकन में मिक्सचर, एक तरह से खिचड़ी रूप था भाषा का। तो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से ऐसा लगा भारतीयों को कि हमें भी अंग्रेजी सीखना चाहिए अगर वैश्विक बनना चाहिए। तो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से पुनर्जागरण का रूप बना। दूसरा महत्वपूर्ण क्या चीज हुआ कि अंग्रेजों के रहन सहन, उनके जो मूल्य भारत में आए, उन मूल्यों का टकराव भारतीय मूल्यों से हुआ। अब उन मूल्यों का टकराव जो भारतीय मूल्य से हुआ, तो क्या यह सवाल उठता है कि भारतीय लोग उन मूल्यों को स्वीकार करने को तैयार थे? अगर नहीं तैयार थे तो उनको तैयार किया जाना चाहिए। इसी आधार पर भारत में पुनर्जागरण हुआ। पराधीन भारत का पराधीन मानस, भारत का गुलाम मानस, भारत का विक्षिप्त मानस, भारत का पश्चिम को देवता मानने का मानस, यह हमारे देश में बन चुका था।